हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए मीराबाई का चैप्टर है आपका पदावली के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको समझाऊंगी मीराबाई के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है आपका? पदावली पदावली पदावली। ठीक है, और इसके रचनाकार मीराबाई। ठीक है बेटा, ये आपका मीराबाई का चैप्टर है और आज हम जानेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। क्या जानेंगे हम? इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बेटा मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। बाकी इस चैप्टर को आप समझने के लिए पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताऊंगी। तो जान लेते हैं बेटा। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें और बुक में देख ले बेटा। देखते हैं इसके क्वेश्चन है आपका बेटा। इसमें दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्वेश्चन हो जाता है? क्वेश्चन हो जाता है आपका दिए गए प्रश्नों गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें मीराबाई क्या कहती हैं? पहला खंड है इसमें आपका। कौन सा खंड हो जाता है इसमें? आपका हो जाता है बेटा का खंड। कौन सा खंड है? क खंड है। का खंड में क्या पूछा गया है बेटा? इसमें देखते हैं। बसो मेरे किसे हल करेंगे हम इसे? तो इसके अभ्यास प्रश्न हल करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, खंड में आपके में क्या पूछता है? बसो मेरे नैनन में नदे लाल। क्या कह रही है मीराबाई? यहाँ पे कह रही है बसो मेरे नैनन में नदे लाल। बेटा अभ्यास प्रश्न करने से पहले हमें इसका जो पद है, पद को हमें पहले ठीक से समझना होगा, तभी हम इसके अभ्यास प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नदे लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नदे लाल, बसो मेरे नैनन में नदे लाल। अदर सुधारस मुरली राजत उर्वे जंती माल, अदर सुधारस मुरली राजत उर्वे जंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबदर रसाल। बसो मेरे नैनन में नदे लाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। अब यहाँ पे देखो मीराबाई क्या कहती हैं, देखते हैं। अब बेटा आपको क्या करना है? अब आपको इससे अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसे मैं आपको समझाऊंगी। तो का खंड हम करेंगे, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे इसमें बसो मेरे। ठीक है, बसो मेरे। और उसके बाद आप लास्ट का इसका लेंगे। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? इसमें पद में बछल गोपाल। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे गोपाल। ठीक है बेटा, अब इससे पता चल जाएगा कि हम कौन सा पद करेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है इसमें? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखते हैं बेटा हम इसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मीराबाई कृत पदावली शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, क्या हो गया? पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मीराबाई कृत पदावली शीर्षक से उद्धृत है। अब आप इसे क्या करोगे? जो कवि का नाम होता है आपका, जो आपकी कवित्री है मीराबाई, ठीक है, तो जो आपका लेखक या कवि का नाम होता है और जो शीर्षक होता है उसे आप या तो डबल कॉमा में बंद करेंगे या फिर इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बेटा,
आगे समझ में? तो ये हो जाता है बेटा आपका संदर्भ। क्या हो जाता है? संदर्भ। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप डाल सकते हो संदर्भ, संदर्भ। ठीक है बेटा, आगे समझ में? ये आपका संदर्भ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश कहां पे किया हुआ है? अपनी बुक में देखोगे रेखांकित अंश कौन सी लाइन पे अंडरलाइन हुआ है, तो जो हमारा अंडरलाइन किया गया है उसका हमें यहाँ पे अर्थ करना होगा। ठीक है बेटा, तो हम कैसे करेंगे इसका अर्थ देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखो इसमें क्या लिखेंगे, देखो अब कहां पे अंडरलाइन किया हुआ है? मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विसा। तो प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश में मीराबाई, मीराबाई श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का वर्णन, वर्णन करते हुए, करते हुए कहती हैं, कहती हैं, करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? करते हुए कहती हैं, करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? मोहन मूरत सांवरी सूरत। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपकी, आपकी सांवली सूरत, सांवली सूरत, सांवली सूरत मन को, सांवली सूरत कैसे? मूर्त के समान। किसके समान? मूर्त के समान। ठीक है बेटा, तो देखते हैं एक बार, आपकी सांवली सूरत, मूर्त, ऐसे लिखो, मूर्ति लिख दो, मूर्ति, या फिर मूर्ति आप नहीं लिखोगे तब भी ठीक होगा। ठीक है, हे श्री कृष्ण आपकी सांवली सूरती, सांवली सूरती मूर्ति के समान, मूर्ति के समान हमारे मन को मोह लेने वाली है। मोह, मन को मोह लेने वाली है, मन को मोह लेने वाली है और मन को मोह लाने वाली है। मोहन मूरत सांवरी सूरत, और नैना बड़े बड़े विशाल मोह लेने वाली है। तथा, तथा आपके नेत्र, नेत्र विशाल हैं या बहुत बड़े हैं। ठीक है, आपके नेत्र विशाल हैं, विशाल है या बड़े हैं। ठीक है, विशाल हैं, आपके नेत्र विशाल हैं, विशाल है। तथा अधर सुधारस मुरली राजत। आगे क्या पूछा गया है? अधर, अधर किसे कहते हैं? ओठ के लिए। तो आपके ओठों पर सुधा, अमृत, अमृत रस से भरी हुई, और आपके ओठों पर, ओठों पर अमृत रूपी, अमृत रूपी रस से, रस से भरी हुई, भरी हुई हुई मुरली, मुरली सुशोभित है। मुरली सुशोभित, सुशोभित है। ठीक है, आगे समझ में? सुशोभित है। तथा आपके गले में, तथा आपके गले में
बैजंती माला, बैजंती माला सुशोभित है, सुशोभित है। आगे बेटा समझ में? या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपके ओठों पर अमृत रूपी रस से भरी हुई मुरली तथा गले में बैजंती माला सुशोभित है। आप दोनों तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम लिखना है, टाइम कम है आपके पास, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है बेटा। आगे समझ में? तो ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुधा के 4 पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। तो सुधा के 4 पर्यायवाची, तो अब आप इसे कैसे लिखोगे? अगला थर्ड आप डालोगे और इसमें लिखोगे सुधा के 4 पर्यायवाची, तो लिखोगे यहाँ पे सुधा, सुधा, ठीक है। सुधा के 4 पर्यायवाची आपको क्या क्या लिखोगे आप? क्या पूछा गया है इसमें आपको? सुधा के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें लिखोगे सुधा किसे कहते हैं? अमृत को, अमृत, अमृत, सोम, ठीक है। और आपका हो जाएगा अमृत, सोम, और आपका हो जाएगा अमृत। सुधा के 4 पर्यायवाची लिखिए, अमृत, सोम, पीयूष, पीयूष, और आपका हो जाएगा अशश, ठीक है, अशश, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं शशिरस, ठीक है। अमृत, सोम, पीयूष, शशि रस, ठीक है बेटा। ये आपके 4 हो जाते हैं इसके पर्यायवाची। कौन कौन से हो जाते हैं? अमृत, सोम, पीयूष, शशि रस, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। और इसमें बेटा आप अमी भी लिख सकते हो, ठीक है। अमी, अमी भी आपका अमृत का इसका पर्यायवाची है, सुधा का, ठीक है। सुधा या अमृत एक ही चीज है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब ये आपका बेटा जो का खंड है, का खंड आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं अगला खंड। अगला खंड आपका कौन सा होता है, देखते हैं। देखते हैं हम अगला खा खंड। खा खंड देखते हैं बेटा हम इसे। खा खंड में आपका क्या पूछा गया है? खा खंड, खा खंड में आपका पूछा गया है, क्या कह रही है मीरा भाई यहाँ पे? पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़ते सब आयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़ते सब आयो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अब यहाँ पे क्या कह रही है मीरा भाई, देखते हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न बेटा आपको करने होंगे। तो इसमें आपका पद कहां से शुरू हुआ है? पायो जी, ठीक है। तो अब ये क्या लिखोगे आप? पायो जी, पायो जी, ठीक है। अब यहां से आप इस तरह से डॉट डॉट करोगे और लास्ट में आपका शब्द क्या हो जाता है? तर आयो, कहे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे जस गायो, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आपका हो जाता है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या क्वेश्चन हो जाता है आपका? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ये सारे चैप्टर में आपका सेम वही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप अपना बुक में क्वेश्चन देखोगे, बुक में क्या दिया हुआ है? अंडरलाइन आपकी कहाँ की हुई है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना, अर्थात जहां पे आपकी अंडरलाइन की हुई है उसी का हम अर्थ करेंगे। तो जन्म जन्म की, वैसे बेटा पूरे पद की व्याख्या मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आप पहले पूरे पद की व्याख्या देख लेंगे तो आप ये अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे मीरा भाई? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। तो मीरा भाई यहाँ पे क्या कहती है, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में देखो, प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई
मीराबाई कहती हैं कि क्या कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन, राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके जन्म जन्म की पूंजी को जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है जो इस संसार रूपी सागर में खो चुकी थी। और वो क्या कहती हैं आगे, क्या बताया गया इसमें, खर्चा नहीं कोई चोर न ले। अब मीराबाई यहाँ पे क्या कहती हैं, इस संसार रूपी सागर में खो चुकी थी। अब मैंने ऐसी पूंजी को मैंने ईश्वर नाम रूपी ऐसी पूंजी को प्राप्त कर लिया है जिसे खर्च करने पर खर्च नहीं होती, जिसे खर्च करने पर खर्च नहीं होती, खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे और खर्च नहीं होती, तथा इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। आगे बेटा समझ में, तथा इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है और चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सब आयो। तथा इसे खर्च करने पर प्रतिदिन सवाई वृद्धि होती है। या फिर प्रतिदिन खर्च करने पर यह सवाई बढ़ती है। आगे समझ में यह हो जाता है आपका प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बेटा, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है जो इस संसार रूपी सागर में खो चुकी थी। अब मैंने ईश्वर नाम रूपी ऐसी पूंजी को प्राप्त कर लिया है जिसे खर्च करने पर खर्च नहीं होती, तथा इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है, तथा इसे खर्च करने पर प्रतिदिन सवाई वृद्धि होती है। इसे खर्च करने पर इसमें प्रतिदिन सवाई वृद्धि होती है। आगे बेटा समझ में, ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चोर एवं दिन के 4 पर्यायवाची लिखिए। क्या पूछा गया है इसमें, चोर एवं दिन के 4 पर्यायवाची लिखिए, चोर के पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखो क्या करना है आपको, चोर के पर्यायवाची। ठीक है, चोर किसे कहते हैं, दस्यु। ठीक है, चोर किसे कहते हैं हम, चोर हम कहेंगे बेटा आपका दस्यु। और
चोरकर्मी, चोरकर्मी, ठीक है, लुटेरा, लुटेरा, और आ जाएगा आपका हरामखोर, हरामखोर, और आपका डाकू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपका चोर के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। अगला और इसमें बेटा आप चोरी करता भी कह सकते हैं, चोरी करता, चोरी करता, ठीक है। अब अगला आपका क्या पूछा गया है, चोर के बाद दिन के पर्यायवाची आपको करने हैं। तो क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, देखो आप कहाँ है क्वेश्चन आपका, चोर एवं दिन के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दिन के पर्यायवाची, दिन, दिन, दिन के पर्यायवाची लिखोगे बेटा आप दिवस, दिवस, दिवा, दिवा, और आपका हो जाएगा वासर, वासर, ठीक है। क्या क्या हो गया, दिवस, दिवस, दिवा, दिवस, दिवा, वासर, और इसे क्या कहेंगे, काल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, काल, काल, ठीक है। क्या हो गया आपका दिवस, दिवस, दिवा, वासर, और आपका हो जाएगा इसमें बार, बार भी कह सकते हैं इसे हम, बार, हो गया क्लियर बेटा। ये आपका हो जाता है चोर और दिन के पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बेटा आपको समझ आ गया होगा, ये आपका हो जाता है चोर के पर्यायवाची हो जाएगा आपका दस्यु, दस्यु होगा बेटा, ठीक है। दस्यु, दस्यु किसे कहते हैं हम, दस्यु कहते हैं हम डाकू को। चोरकर्मी, चोरकर्मी, चोर का, चोरी का कार्य करने वाला, ठीक है, चोरकर्मी। लुटेरा, लुटेरा आप जानते ही हो। हरामखोर, हराम का खाने वाला हो गया हरामखोर, ठीक है। डाकू और चोरी करता, ठीक है। अगला दिवस, दिन के लिए दिवस कहेंगे, दिवा, वासर, काल और वार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दिन का पर्यायवाची। अब आगे चलते हैं बेटा, हम अगला पद्यांश देखते हैं। अगला हमारा अगला पद्यांश है बेटा, देखते हैं हम, देखो अगला पद्यांश देखते हैं बेटा हम, देख लो क्या कहते हैं अगला पद्यांश में। महारोरी गिरधर गोपाल, अब यहाँ पे मीराबाई क्या कह रही हैं, महारोरी गिरधर गोपाल दूसरा कुआं, महारोरी गिरधर गोपाल दूसरा कुआं, दूसरा कुआं साधो सकल लोक जुया, दूसरा कुआं साधो सकल लोक जुया। भया छाण्यो बंधा छाण्यो सांगा सुया, साधा ढिंग बैठे बैठे लोक लाज खुया, साधा ढिंग। अर्थात कहने का क्या हो गया, साधुओं के पास बैठ करके मैंने अपने लोक लाज को खो दी। और आगे क्या है, भगत देखो राजी होयो, भगत देखे भक्ति देख करके प्रसन्न होना है। और जगत खोया रुया रुया, जगत खोया रुया, असुआ जल सींची सींची प्रेम बेल बोया, असुआ जल सींच सींची प्रेम बेले बोया। ददमय घृत काण लया डाल दया छुया, ददमत घृत काणे लया डाल दया छुया। राड़ा बिसरो प्याला भेजो, राड़ा बिसरो प्याला भेजो। पिया मगड़ हुआ मीरारी लगड़ लगो होड़ा, मीरारी लगड़ लगो होड़ा, हो जो हुयो। अब यहाँ पे क्या कह रही है मीराबाई, अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न इसके क्या है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, पहले देख लेते हैं हम इसका कैसे हमें करना होगा। इसका देखो, मिहारा, मिहारा ये आपका हो जाता है गा खंड, ठीक है बेटा, मिहारा, मिहारा। अब यहां से आपको कहां तक करना होगा, आपका लास्ट शब्द क्या पूछा गया इसमें, मीरारी लगड़ लाग्या घोड़ा हो जो हुया, हुया हुया, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो संदर्भ वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया था वही सेम रहेगा, ठीक है। आगे रेखांकित अंश की
व्याख्या कीजिए। अब हम इसे देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। बेटा क्या एक पद छोड़ दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या यही है बेटा, 3 ही पद इसमें पूछे गए हैं। मुझे लगा एक पद मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इसमें 3 ही पद पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या रेखांकित कहां पर किया हुआ है? राणा बिसरो प्यालो भेज्यो। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई क्या कहती हैं, तो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कहती हैं कि क्या कहती हैं कि राणा बिसरो प्याला भेजो। कहती हैं कि राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा। राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा। विष का प्याला भेजा, विष का प्याला भेजा। वो क्या कह रही है? विष का प्याला भेजा और पिय मगन हुआ। और वो कहती है विष का प्याला भेजा। मैं उस विष को पीकर क्या मगन हो गई, ठीक है, मगन हो गई। और वो कहती है मीरा री लगन लाग्यो होड़ा। अब वो कहती है कि मीरा की लगन तो अपने प्रभु श्री कृष्ण में लग चुकी है। और क्या कहती है? होड़ा हो जो हो। अब वो कहती है लग चुकी है। अब जो होना होगा वही होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या हो जाती है। क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कहती हैं कि राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा, मैं उस विष को पी करके मगन हो गई। कहाँ? ईश्वर का नाम लेने में, अपने श्री कृष्ण के प्रति मगन हो गई। और मीरा की लगन तो अपने प्रभु श्री कृष्ण में लग चुकी है। ठीक है, मीरा कहती है कि मेरी लगन तो अपने प्रभु श्री कृष्ण में लग चुकी है, अब जो होना होगा वही होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाता है प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या नहीं, रेखांकित अंश की व्याख्या। पद्यांश की व्याख्या तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लोक का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बेटा? लोक का विलोम शब्द लिखना है आपको। ठीक है, तो लोक का विलोम शब्द आप क्या लिखोगे? परलोक। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन। तो ये बेटा आपका जो गद्य खंड था, गद्य खंड आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके बेटा मीराबाई के चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ये प्रश्न बेटा आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए होंगे और आपको इस तरह से करने होंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।